ओके, कुछ लोगों ने रीजॉइन नहीं किया, लगता है वो सो तो नहीं गए थे। ओके, चले हम आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैं आपको ये बता रहा था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको एक्सपेंसेस भी अलाउ है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लॉ ये कहता है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर अ टैक्स ईयर, a deduction shall be allowed for any expenditure. A deduction shall be allowed for any expenditure paid by the person in the tax year to the extent to which the expenditure is paid in deriving income chargeable to tax under that head, other than expenditure of a capital nature. यानी कोई भी एक्सपेंस जो आपने इनकर किया, कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया उस इनकम को अर्न करने के लिए, उस इनकम को अर्न करने के लिए, मसलन आप फर्ज किया कोई इनकम अर्न करते हैं, जैसे बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी है। अब उस इनकम को अर्न करने के लिए फर्ज किया आपने कोई अकाउंटेंट रखा हुआ है जो उस इनकम का हिसाब किताब रखता है, आपने कोई ड्राइवर रखा हुआ है जो आपको लेके जाता है लेके आता है, आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए, वगैरह वगैरह। तो जो भी खर्चा आप इनकर करते हैं उस इनकम को अर्न करने के लिए, वो सारे का सारा खर्चा आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ होता है। यानी लॉ क्या कहता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की टैक्सेशन नेट इनकम की बेसिस के ऊपर होगी, नेट प्रॉफिट की बेसिस के ऊपर होगी। फिर आगे क्या करता है, a person receiving any profit on debt chargeable to tax under that income from other sources shall be allowed a deduction for any zakat paid by the person under zakat and ushur ordinance at the time the profit is paid to the person। तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या प्रॉफिट ऑन डेट के अगेंस्ट अगर उसने कोई जक़ात पे की है तो वो भी एज एन एक्सपेंस अलाउ होगी। फिर नेक्स्ट क्लॉज में वो स्पेसिफिकली जिक्र कर रहा है जब बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी दे, तो कह रहा है अ पर्सन रेफर टू इन अ पर्सन रिसीविंग इनकम रेफर टू इन क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। ये कौन सा सेक्शन है? बेसिकली ये रेफर कर रहा है इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। उसके अगेंस्ट वो क्या कहता है, क्या अलाउ होगा आपको? डेप्रिसिएशन भी अलाउ होगी और उससे रिलेटेड एक इनिशियल अलाउंस होता है वो भी आपको अलाउ होगा। डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस की कैलकुलेशन को हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ डिटेल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अगेंस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट आपको डेप्रिसिएशन एज ए डिडक्शन अलाउ हो रही है। लेकिन किस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अगेंस्ट? सिर्फ एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐसी है जिसके अगेंस्ट आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो रही है। वो कौन सी है? जब आप रेंट वसूल करते हैं बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी का। फिर सबसेक्शन 5 में क्या कहता है, नो डिडक्शन shall be allowed to a person under this section to the extent the expenditure is deductible in computing the income of the person under another head of income। अगर वो खर्चा आपको किसी और हेड ऑफ इनकम में अलाउ है तो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। ये अभी जैसे वो क्लास के शुरू में पूछा था किसी बच्ची ने कि भाई ये कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल नहीं होगी, तो ये वहीं पर बात रिपीट हो रही है। और सब सेक्शन 5 में भी वो उधर वाली बात रिपोर्ट हो रही है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 शैल अप्लाई। यानी सेक्शन 21 अभी हम जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाके पढ़ेंगे वहां पर एक लिस्ट दी गई है उन एक्सपेंसेस की जो कि एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होते। सेक्शन 21 में एक लिस्ट दी गई है उन एक्सपेंसेस की जो एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होते। तो वो एक्सपेंसेस यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्लेम नहीं हो सकते। ये सेक्शन 21 आप पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ, लेकिन सेक्शन 21 एप्लीकेबल होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी, और कैपिटल कॉस्ट के लिए भी सेक्शन 21 एप्लीकेबल होगा।
और आखिर में कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा है वो भी एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी सरोज क्वेश्चन पूछें। सर सेक्शन 21 का आपने क्या बताया, वो किधर किधर एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 21 एप्लीकेबल होगा, जनरली आप नोट कर लें कि सेक्शन 21 जहां कहीं भी एक्सपेंस क्लेम होता है वहां पर सेक्शन 21 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और एक्सपेंस ठीक क्लेम है। कहाँ कहाँ पर है? एक्सपेंस का क्लेम इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी है, एक्सपेंस का क्लेम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी है, और कैपिटल गेन में भी जब कैपिटल कॉस्ट है तो एक्सपेंस का क्लेम होता है, ठीक है। इसी ठीक है तरह सर। एक्सपेंस का क्लेम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी होता है और वहां पर भी सेक्शन 21 एप्लीकेबल है, लेकिन वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया? ठीक है सर। ओके। कोई और क्वेश्चन किसी का? तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है? सेक्शन 46। अब ये डिफरेंट सेक्शन है, प्रॉफिट ऑन डेट। ये क्या कहता है? एनी प्रॉफिट रिसीव बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। प्रॉफिट रिसीव करने वाला कौन है? नॉन रेजिडेंट पर्सन। ऑन अ सिक्योरिटी इशूड बाय अ रेजिडेंट पर्सन। सिक्योरिटी इशू किसने की है? रेजिडेंट पर्सन ने। सिक्योरिटी से क्या मुराद है? जैसे डिबेंचर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, या आपने सुना होगा सकूक होते हैं। जैसे प्राइस बॉन्ड है, प्राइस बॉन्ड भी जो है ना एक सिक्योरिटी है। तो प्राइस बॉन्ड के ऊपर जो इनाम दिया जाता है वो भी एक तरह का प्रॉफिट ऑन डेट ही होता है, ठीक है। इसी तरह जो बैंक कोई बॉन्ड्स इशू करता है, या अगर आपने सुना हो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिबेंचर्स हैं, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, ये तमाम चीजें क्या चीजें हैं? ये तमाम चीजें सिक्योरिटी कहलाती है। मरियम अब्बासी, वो मरियम को कहें कि वो नए लिंक पे क्लिक करे तो शी कैन गेट इन। जो सारे बाकी सारे तो मेरे पास इन हो गए हैं। मुझे मैसेज किया है कि मरियम अब्बासी कैन नॉट गेट इन, लेकिन मरियम अब्बासी का मेरे पास आ नहीं रहा। अगर वो आएगा तो मैं उसे अलाउ कर दूंगा इन होने के लिए। तो उनको कहें कि वो नए लिंक पे क्लिक करें, शी शुड बी एबल टू गेट इन, ठीक है। जो ग्रुप में मैंने सेकंड लिंक भेजा है उसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा जी, तो ये क्या कहता है कि रेजिडेंट पर्सन अगर कोई डिबेंचर्स या कोई और लोन इंस्ट्रूमेंट इशू करता है और उसको बाय कौन करता है? उसको नॉन रेजिडेंट पर्सन बाय करता है। तो जब रेजिडेंट पर्सन उस लोन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उस सिक्योरिटी के ऊपर अगर वो कोई प्रॉफिट ऑन डेट पे करता है, कोई इंटरेस्ट पे करता है, तो लॉ क्या कहता है? इट शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। वो लॉ के तहत क्या हो जाएगा? एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है? द पर्संस आर नॉट एसोसिएट्स, यानी वो रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन आपस में एसोसिएट ना हो। नंबर टू, द सिक्योरिटी वाज वाइडली इशूड बाय द रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान। उसने इस सिक्योरिटी को या इस लोन इंस्ट्रूमेंट को, इस डिबेंचर को पाकिस्तान से बाहर इशू किया था फॉर द पर्पसेस ऑफ रेजिंग अ लोन आउटसाइड पाकिस्तान। और उसका पर्पस क्या था? कि वो एक लोन रेज करेगा आउटसाइड पाकिस्तान फॉर यूज इन अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पर्सन इन पाकिस्तान, और उस लोन को इस्तेमाल करेगा अपने पाकिस्तान में बिजनेस के लिए। यानी सिक्योरिटी बाहर इशू की, लोन बाहर से नॉन रेजिडेंट से वसूल किया, और उस लोन को इस्तेमाल कहां पे कर रहा है? पाकिस्तानी बिजनेस के अंदर। थर्ड कंडीशन क्या है? द प्रॉफिट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान। और फोर्थ कंडीशन है द सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ये चार कंडीशंस पूरी होंगी तो क्या होगा कि उस सिक्योरिटी पर पे किए जाने वाला इंटरेस्ट जो है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। उसके ऊपर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास जनरली जो है ना सवाल थ्योरी में आता है।
ये क्वेश्चन जनरली आपके पास थ्योरी में आता है और आपको ये कंडीशंस एक तरह से रटा लगानी पड़ेंगी और ये याद रखना पड़ेगा कि नॉन रेजिडेंट पर्सन को प्रॉफिट ऑन डेट किस वक्त एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट पर्सन को किस वक्त प्रॉफिट ऑन डेट एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है। तो ये चारों कंडीशंस आप याद करेंगे तो फिर आपको लॉ के तहत यानी ये जो है ना इसमें एग्जाम्पशन मिलेगी टैक्स के लिए। कोई क्वेश्चन है आपको किसी किसी का तो पूछें। अली अदर आपने मुझे क्वेश्चन लिखा है कि आपने मुझे लेक्चर्स के लिए ईमेल की थी, आपकी ईमेल मुझे मिल गई है। लेकिन मैंने पहले एक स्टूडेंट को ईमेल किया, लेक्चर उसे लिंक भेजा तो वो लिंक वहाँ पे ओपन नहीं हो रहा। तो मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि वो लिंक क्यों ओपन नहीं हो रहा। मैंने फिर क्वेरी भेजी है आईटी डिपार्टमेंट को कि लेक्चर का लिंक मैंने गूगल ड्राइव पे भेजा है तो ओपन क्यों नहीं हो रहा। तो जैसे ही रिजॉल्व करेंगे तो मैं लेक्चर आपको भेज दूंगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने भी मुझे क्वेरी भेजी हुई है लेक्चर के लिए, तो एज सुन एज के आईटी डिपार्टमेंट उसे क्लियर करता है मैं आपको भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। ये टॉपिक थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन मांगता है और ये हमारे पास टाइम आज का थोड़ा रह गया है, स्लाइड्स भी थोड़ी रह गई है, मेरा ख्याल है इसको मैं बता ही देता हूँ आपको। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, ये चीज़ें क्या होती हैं? ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आजकल आप अखबारों में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अखबारों में पढ़ते हैं कि जनाब मनी ट्रेल फराहम की जाए, रिसोर्सेज बताई जाए कि ये आपने पैसे कहाँ से अर्न किए हैं। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर किसी शख्स ने फर्ज किया कोई जायदाद बनाई है, उसके पास कोई एसेट्स है, उसके पास कोई एसेट्स हैं, उसके पास कोई घर है, उसके पास कोई गाड़ी है, या उसने जनाब कोई बहुत बड़ा खर्चा किया, मसलन उसने वो जनाब सैर करने के लिए यूरोप चला गया, हज करने के लिए सऊदी अरब चला गया, या वो कोई और उसने अपनी बच्चों की शादी की तो उस पर मिलियंस बिलियंस का खर्चा कर दिया वगैरह वगैरह। तो लॉ ये कहता है अगर कोई शख्स इस किस्म के खर्चे करता है, उसके पास इस किस्म के एसेट्स मौजूद है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि ये खर्चा करने के लिए या एसेट्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए हैं, तो वो जो इनका वो जो एसेट है, वो जो खर्चा है, वो फिर लॉ कहेगा कि भाई तुमने कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अर्न की थी और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऊपर टैक्स लगा देगा। मसलन फर्ज किया मेरे पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी की कीमत फर्ज किया मैंने 40 लाख की गाड़ी खरीदी है और मैं कहता हूं कि जनाब मेरी जो तनख्वाह है वो 10,000 रुपये महीना है, तो वो टैक्स वाला कहेगा भाई 10,000 रुपये महीना तुम्हारी तनख्वाह है तो तुम तो 40 साल में भी 40 लाख की गाड़ी नहीं खरीद सकते, तुमने ये गाड़ी कैसे खरीद ली है? तो इसका मतलब है तुम अपनी आमदनी छुपा रहे हो, तुम अपनी आमदनी प्रॉपर्ली बता नहीं रहे। तो फिर क्या करेगा टैक्स वाला, उस गाड़ी को मेरी क्या बता देगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ ये हो सकता है मैं कहूँ कि जनाब ये गाड़ी मेरी तो आमदनी 10,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन मेरे अब्बा जी की आमदनी जो है वो 5 लाख रुपए महीना है या 10 लाख रुपए महीना है और उन्होंने मुझे ये गाड़ी गिफ्ट की है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन हो गई। ठीक है, तो अगर तो मैं उस इन्वेस्टमेंट को, उस खर्चे को, उस एसेट को एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये मैंने कैसे बनाया है एसेट, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी। ये है सेक्शन 111। अच्छा, इसमें फिर फर्दर आगे क्या कहता है, इसमें फर्दर आगे ये कहता है कि अब जैसे मैंने एक एसेट बनाया, मैंने एक फर्ज किया गाड़ी खरीद ली, मैंने घर खरीद लिया और मैंने कहा कि भाई ये तो मेरी खर्चा जो है ना मैंने कहाँ से किया, मेरी तो जरी जमीन है और मेरी वहां से एग्रीकल्चरल इनकम आई थी, उस एग्रीकल्चरल इनकम से मैंने ये घर बना लिया।
तो लॉ कहता है अच्छा ठीक है, आपने एग्रीकल्चरल इनकम से बनाया है तो इस एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर एक प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लगता है। आपने वो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पे किया। अगर मैंने वो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पे नहीं किया तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, फिर वो कहेंगे कि जनाब ये अनएक्सप्लेन्ड है, हम आपकी इस एग्रीकल्चरल इनकम को नहीं मानते। अगर आप कोई एसेट बनाएं और एसेट को कहें कि जनाब ये तो मेरी ज़रूरी आमदनी से आया है, तो इस ज़रूरी आमदनी से बनाने के लिए क्या जरूरी है, आपने उसके ऊपर प्रोविंशियल इनकम टैक्स पे किया हो। अगर आपने प्रोविंशियल टैक्स नहीं पे किया तो फिर आपका वो एसेट क्या बन जाएगा, अगेन आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा। और इसके अंदर सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर आप ये एसेट पाकिस्तान सोर्स इनकम से बनाए हैं आपने, ठीक है, सॉरी, अगर ये एसेट्स आपके पाकिस्तान में है तो फिर ये इनकम आपकी कब आपकी इनकम में शामिल होगी, जिस साल से ये रिलेट करती है। मसलन आज ये एसेट आपने बनाया था 2016 में और टैक्स वालों ने आज आपको पकड़ा है, तो ये नहीं होगा कि आपकी इस ईयर की 2019 की 2020 की इनकम में अमाउंट शामिल होगी, बल्कि वो क्या करेंगे, आपके 2016 की जो आपकी असेसमेंट है उसे चेंज करेंगे और आपकी 2016 की आमदनी में इसको शामिल करेंगे। लेकिन अगर ये आपके फॉरेन एसेट्स हैं, अगर ये एसेट्स आपके फर्ज के दुबई में है, बर्तानिया में है और उनकी डिस्कवरी आज हुई है, तो फिर इन एसेट्स को किस साल में शामिल करेंगे, फिर इन एसेट्स को जिस साल डिस्कवरी होती है उससे पिछले साल की, यानी फर्ज के एसेट तो आपने बनाया था 2013 में लेकिन डिस्कवर हुआ 2020 में, तो ये आपके किस साल की इनकम में शामिल होगा, 2019 की इनकम में शामिल होगा। इस स्लाइड में कोई खास बात नहीं है, ये आखिरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। आखिरी स्लाइड क्या कहती है, ये है एस्केप, ये है फरार। यानी अगर आप सेक्शन 111 से फरार का एक तरीका है जो लॉ में ही दिया गया है। लॉ क्या कहता है कि अगर आपको कोई पैसे वसूल हुए लेकिन वो पैसे आपको नॉर्मल बैंकिंग चैनल से वसूल हुए, और पैसे आपको कहां से वसूल हुए, ये पैसे आपको बाहर के मुल्क से आए हैं, आपको दुबई से पैसे आए हैं, आपको सऊदी अरब से पैसे आए हैं, आपको बर्तानिया से पैसे आए हैं, आपको अमेरिका से पैसे आए हैं, तो अगर ये पैसे आपको नॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए आ रहे हैं और ये पैसे आप वसूल करते हैं नॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए अपने बैंक अकाउंट के अंदर, और ये ज़रे मुबादला की सूरत में आते हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में आते हैं, डॉलरों में आते हैं, रियालों में आते हैं, दिरहम में आते हैं, पाउंड्स में आते हैं, फिर ये पैसे जब पाउंड में या दिरहम में आते हैं तो आप उन पैसों को इन कैश करवा लेते हैं, लेकिन बैंक से डॉलर नहीं निकलवाते, बल्कि डॉलर आप बैंक में ही रहने देते हैं, बैंक में फॉरेन करेंसी आप बैंक में ही रहने देते हैं और उसे कहते हैं इसके बदले मुझे पाक रुपी दे दो। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, फर्ज किया आपके पास अमेरिका से डॉलर आए, वो डॉलर आपने बैंक में रहने दिए और बैंक से उसके एवज पाक रुपीज ले लिए। ठीक है, तो लॉ कहता है कि आपको वो पैसे माफ है, उन पैसों को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं कहा जाएगा, उनका सोर्स भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उसकी लिमिट है 50 लाख रुपए एक साल में। एक साल में मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक अगर आप वसूल कर रहे हैं नॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में और उसे इन कैश करवाते हैं पाक रुपीज में, तो 50 लाख रुपए तक तो आपसे सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक साल में 50 लाख से ज्यादा वसूल कर रहे हैं तो फिर आपसे सवाल होगा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछें इसके ऊपर। कोई क्वेश्चन? ओके, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपका मुकम्मल हो गया।
इसके ऊपर अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछने हो नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह ताला इनकम करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर। अबू बकर ने क्वेश्चन किया है सर फुल अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगी या एग्जाम्प्ट होगी 5 मिलियन? फुल अमाउंट, फुल अमाउंट देखें, ये नहीं होगा कि फुल अमाउंट आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी। पहले वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ये पैसे आए कहाँ से है। मसलन आपको 7 मिलियन रुपया आया है, 7 मिलियन रुपया अगर आया तो पहले वो आपसे पूछेंगे कि भाई ये पैसे आए कहाँ से। आप कहते हैं कि जनाब मेरा तो भाई है दुबई में और उसने मुझे ये पैसे गिफ्ट भेजे हैं। तो वो अगर आपका सोर्स एक्सप्लेन हो जाता है और आपका भाई भी कहता है हाँ भाई मैंने दुबई से अपने भाई को ये 70 लाख रुपए गिफ्ट भेजे हैं, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके पास आए हैं 70 लाख रुपए और आप कहें यार पता नहीं कहाँ से आए हैं, मैं नहीं बताता कहाँ से आए हैं, अगर आप उसकी सोर्स एक्सप्लेन नहीं करते तो फिर क्या बन जाएगा? फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा। हाँ, अगर 7 मिलियन रुपया आया है उसमें से 4 मिलियन रुपया आप बता दें कि ये तो भाई ने भेजे हैं और 3 मिलियन रुपया ना बता सके, तब भी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर बात क्या लिखी हुई है कि 5 मिलियन तक आए तो सवाल ही नहीं पूछेंगे, 5 मिलियन तक आए तो सवाल ही नहीं पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। जब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर 5 मिलियन से ज्यादा आ गए फिर सारी अमाउंट का सवाल पूछेंगे और जितनी आप एक्सप्लेन करेंगे वो ठीक है, जितनी आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे वो अमाउंट क्या बन जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अबू बकर ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गई आपको? किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।